तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 16। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 16? कह रहा है कि अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ओन। है ना, पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, ठीक है, उसके 2 पेरेंट्स है, 4 ग्रैंड पेरेंट्स है एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज, है ना। तो आपको उसके पूर्वजों की संख्या निकालनी है, ठीक है, ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस। ठीक है, तो 10 जनरेशंस में उसके कितने पूर्वज हुए होंगे ये आपको यहां पे निकालना है। तो देखो यहां पे आपको ना नोटिस करने लायक 2 ही चीजें हैं। अब फिलहाल के लिए आप ये भूल जाओ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को आप भूल जाओ। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये 2 है, ये 4 है और 8 है। मतलब सिर्फ नंबर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है ना। क्या हो रहा है? सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है 2 है, सेकंड टर्म जो है 4 है और थर्ड टर्म क्या हमारी 8 है। तो इस सीक्वेंस को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? जीपी है ना। ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? जीपी है। क्यों जीपी है? क्योंकि अगर इसके हर टर्म का डिफरेंस जो है उसके पहले आने वाली टर्म के साथ लिया जाए तो वो आपको क्या मिलेगा? थ्रू आउट सेम मिलेगा। देखो जैसे 4 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाए तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। वैसे ही अगर 8 को 4 से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि दिस इज जीपी, है ना। इट विल फॉर्म अ जीपी विद द फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन रेशियो 2। उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन। मतलब उसके पूर्वजों की संख्या आपको निकालनी है पिछले 10 जनरेशंस में। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 10 टर्म्स होगी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 10 टर्म्स होगी। मतलब आपको यहां पे करना क्या है? आपको यहां पे A10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आपको यहां पे क्या करना है? A10 की वैल्यू यहां पे, सॉरी A10 की वैल्यू यहां पे नहीं निकालनी है, आपको सम निकालना है, ठीक है। कितनी टर्म्स का? 10 टर्म्स का, है ना। पूर्वजों की संख्या बोली गई है ना, एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द जनरेशंस, नंबर ऑफ एंसेस्टर्स। मतलब यहां पे इस सीक्वेंस में, इस जीपी में आपको 10 टर्म्स की क्या करनी है? सम निकालनी है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, कॉमन रेशियो जो है वो कितना है? 2 है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है। मतलब 10 जनरेशंस की आपको यहां पे क्या करनी है? सम निकालनी है। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, बहुत सिंपल सा इसका कैलकुलेशन आएगा। लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 16। यहां पे देखो हेयर, ठीक है, डायरेक्टली हम यहां पे लिख देंगे हेयर a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो जीपी का 2 होगा, एंड, ठीक है, एंड r इज इक्वल्स टू, देखो सेकंड टर्म 4 है और उसको अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दे, दैट इज 4/2 कर दे, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मतलब r इज इक्वल्स टू 2 जो है, ठीक है, r की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। और r जो है वो थ्रू आउट क्या होता है? सेम होता है। चाहे आप फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो या फिर सिक्स्थ टर्म को आप फिफ्थ टर्म से डिवाइड करो, रेशियो जो है वो आपको सेम ही मिलता है। तो a की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिल गई, r की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिल गई ना। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? S10 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सो देयरफॉर वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है? a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाय कितना होता है? 1 माइनस r। सो दिस विल इंप्लाइज Sn। तो यहां पे देखो s की जगह पे हमें क्या निकालनी है? 10 जनरेशंस निकालनी है, नंबर ऑफ जनरेशंस, ठीक है। सो नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस, ठीक है। तो यहां पे n की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 10 पुट करना पड़ेगा। पुट n इज इक्वल्स टू 10। तो अगर आप n की जगह पे 10 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? S10 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, S10 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू 10 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? 1 माइनस r का वैल्यू, ठीक है, 1 माइनस r। सो यहाँ पे देखिए S10 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू बेटा कितना है हमारे पास? 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू 10, r का वैल्यू कितना है? 2 रेज टू 10 है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय देखिएगा कितना हो जाएगा? 1 माइनस r, मतलब कितना होना चाहिए? 1 माइनस 2। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, S10 इज इक्वल्स टू, ठीक है, S10 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 रेज टू 10 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 कितना होना चाहिए? -1। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? S10 इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 रेज टू 10। देखो 2 रेज टू 10 अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 का मल्टीप्लीकेशन 10 टाइम्स अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1024,
कितना मिलेगा 1024। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, S10 इज इक्वल्स टू माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, एक तो प्लस हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 20, ठीक है 48, कितना मिलेगा 2048 एंड -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। सो S10 इज इक्वल्स टू, ठीक है आपको क्या मिलेगा 2048 -2 कितना मिलेगा आपको 2046, कितना होना चाहिए 2046। तो उसके 10 सालों की जनरेशन, सॉरी 10 जनरेशंस के जो एंसेस्टर्स है वो कितने हैं 2046, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे हेंस, ठीक है हेंस द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, द हेंस पर्सन हैज, ठीक है पर्सन हैज नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, ठीक है पर्सन हैज नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, ठीक है एंसेस्टर्स ड्यूरिंग 10 generations, 10 generations, ठीक है ड्यूरिंग 10 generations आर 2046 है ना 2046। हेंस द पर्सन हैज नंबर ऑफ एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 generations आर 2046। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 17, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 17, कह रहा है कि इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जियोमेट्रिक मीन, ठीक है ये क्वेश्चन है जियोमेट्रिक मीन का। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर मान लो आपके पास A एंड B अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है ना, आपके पास अगर A एंड B कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है और इनके बीच में A एंड B के बीच में अगर आप कुछ नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो, एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा, है ना, एक भी हो सकता है या तो फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके A एंड B के बीच में अगर आप कुछ नंबर्स इंसर्ट करते हो और इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो अगर जीपी में होता है तो जो नंबर्स आपने इंसर्ट किए हैं A एंड B के बीच में उसे क्या कहा जाता है, जियोमेट्रिक मीन कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है, जियोमेट्रिक मीन। जैसे मान लो कि अगर A एंड B के बीच में हमने G को इंसर्ट कर दिया, A एंड B पॉजिटिव नंबर्स है और A एंड B के बीच में अगर हमने G को इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करने के बाद ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये भी अगर जीपी में है, ये अगर जीपी में है तो जो नंबर आपने इंसर्ट किया हुआ है G, इसे क्या कहा जाता है, जियोमेट्रिक मीन। किसका जियोमेट्रिक मीन कहा जाता है, A एंड B का। क्लियर है। तो यहां पे देखिए आपको क्या कहा गया है कि इंसर्ट द 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। तो आपको 1 and 256 के बीच में ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं जिनको इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी किस में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, हमें ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा कि 1 and 256 के बीच में जो नंबर्स हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बन रहा है वो कैसा है, जीपी में है। एंड देन बाद में क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम जो हमने नंबर्स अज्यूम किए हुए हैं उनकी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 17, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 17, लेट G1, G2, G3 be the numbers between 1 and 256 so that 1 G1 G2 G3 256 is in GP, ठीक है ना, इज इन जीपी। क्या अज्यूम किया हमने कि 1 and 256 के बीच में जो 3 नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं वो कौन से नंबर्स है, G1 G2 एंड G3, ठीक है। और G1 G2 एंड G3 को इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमें मिल रहा है वो भी किस में है, जीपी में है, ठीक है ना, किस में है, जीपी में है। अब अगर ये जीपी में है, ठीक है, तो यहां पे देखो इसकी फर्स्ट टर्म होगी। फर्स्ट टर्म आपको यहां पे क्या दिख रही है, ए की वैल्यू जो है वो कितनी दिख रही है आपको, यहां पे 1 है। इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है। उसके बाद यहां पे देखिएगा कि इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है ना। दिस इज अ फाइनाइट जीपी,
है ना, ये क्या है, फाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी डिफाइंड है, और जिसका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिफाइंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट जीपी कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 256 है ना, लास्ट टर्म कितना है इसका यहाँ पे 256, और n इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 5 है, सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट टर्म हमें 1 मिल गया, लास्ट टर्म हमने यहाँ पे 256 नोट किया है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी हमारे पास 5 है। अब हमें ये पता है कि जीपी की जो जनरल टर्म है, nth टर्म है, वो कैसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n माइनस 1। जीपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू व्हाट, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n माइनस 1। मान लो अगर n की जगह पे यहाँ पे 5 रख दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, a5 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय, बट a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, n की जगह पे कितना रखना है, 5, 5 माइनस 1 कितना होना चाहिए, 4। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, a5। नाउ a5 का मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, और ये क्या है, फिफ्थ टर्म है, मतलब a5 की वैल्यू का मतलब a5 का ही मतलब क्या है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 256, तो a5 की जगह पे यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 256 रख सकते हैं, और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू आर रेज़ टू 4, 1 इंटू आर रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा, आर रेज़ टू 4। इसी को हम कैसा लिख सकते हैं बेटा, आर रेज़ टू 4 के बराबर में 256, 256 का ही मतलब यहाँ पे कितना होता है, 4 रेज़ टू 4। 4 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जो 4 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करोगे 4 का, तो आपको क्या मिलेगा, 256 मिलेगा। ना इसी का मतलब क्या होता है, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, है ना, इसी का मतलब कितना होता है, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। एक्चुअली यहाँ पे देखो इसका डिग्री कितना है, 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स हमें कितने मिलने चाहिए थे, 4 रूट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन 4 रूट्स में से 2 जो है प्लस होंगे और 2 जो है वो माइनस होंगे। अब 2 प्लस रूट का मतलब तो एक ही 4 हो गया ना, तो इसलिए हमने उसको एक ही बार कंसीडर किया, और -4 को भी हमने एक ही बार कंसीडर किया भाई, ठीक है। तो लिखिएगा इसे, देन उसके बाद देखिए r की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली है, +-4 मिली है। अब हम क्या करेंगे, g1, g2 और g3 की न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालेंगे। नाउ फॉर r इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर r इज इक्वल्स टू 4, जब r की वैल्यू आप 4 रखोगे तो यहाँ पे देखो आपको g1 क्या मिलेगा, g1 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो आप g1 को अगर आप देखोगे इस gp में, तो g1 इज अ सेकंड टर्म ऑफ gp, है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म, और ये क्या है, फिफ्थ टर्म है। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि g1 जो है वो क्या है, सेकंड टर्म ऑफ gp है, और हमें पता है कि स्टैंडर्ड gp में, ठीक है, जो स्टैंडर्ड gp की जो टर्म्स होती है उसको हम कैसे नोट करते हैं, a, ar स्क्वायर, देन क्या होता है, ar क्यूब, देन क्या होता है, ar रेज़ टू 4, जिसमें a जो है फर्स्ट टर्म है, AR जो क्या होती है, सेकंड टर्म होती है, AR स्क्वायर क्या होती है, थर्ड टर्म होती है, AR क्यूब क्या होता है, यहाँ पे फोर्थ टर्म होता है, ठीक है। वैसे ही AR रेज़ टू 4 क्या होता है, फिफ्थ टर्म होता है। और यहाँ पे G1 जो है इस GP में कौन सी टर्म है, दैट इज सेकंड टर्म है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड GP में सेकंड टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, AR से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि G1 का ही मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, AR हो जाएगा। G1 का ही मतलब कितना होना चाहिए, AR होना चाहिए ना। A की वैल्यू कितनी है, A इज द फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 1, मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू हमने कितना लिया हुआ है 4, सो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। दैट इज G1 का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। G1 कितना मिल गया हमें, यहाँ पे 4 मिल गया। वैसे ही यहाँ पे देखो हम G2 भी निकाल सकते हैं ना। G2 यहाँ पे क्या है, देखो इस GP में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो G2 है, दिस इज अ थर्ड टर्म ऑफ द GP, है ना। ये जो G2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ GP, एंड इन स्टैंडर्ड GP थर्ड टर्म हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, AR स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि G2 के ही बराबर में क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर, या फिर G2 का ही मतलब कितना होना, क्या होना चाहिए, AR स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एज सिंपल इज दैट। नाउ यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू कितना है 1, R स्क्वायर, R का वैल्यू कितना है बेटा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, दिस विल इंप्लाइज 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए बेटा 16, 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे G2 का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा बेटा 16 मिलेगा, ठीक है ना। G2 का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। वैसे ही देखो हम G3 भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। सो G3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है कि G3 जो है इस GP की फोर्थ टर्म है, और हमें ये भी पता है कि स्टैंडर्ड GP में फोर्थ टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, AR क्यूब से डिनोट करते हैं। तो G3 का ही मतलब कितना होना चाहिए, AR क्यूब,
और इसके बराबर भी देखिएगा a का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब मतलब कितना होना चाहिए 4 क्यूब, दैट इज 1 इंटू 4 क्यूब कितना होता है 64, और 61 इंटू 64 का ही मतलब कितना हो जाएगा 64, दैट इज G3 इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा 64, है ना। G3 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 64 मिलेगा। तो G1 का वैल्यू आपको 4 मिल रहा है, G2 का वैल्यू आपको 16 मिल रहा है और G3 का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है 64 मिल रहा है। मतलब 1 and 256 के बीच में आप कौन से 3 नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो 4, 16 and 64, ठीक है। तो जब आपने 4, 16 and 64 जब आप इस 1 and 256 के बीच में इंसर्ट करोगे तो ये भी रेशो जो है, ये सीक्वेंस जो है वो किस में होगा जीपी में होगा, जिसका कॉमन रेशो जो है वो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो r इज इक्वल्स टू -4 के लिए भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा फॉर r इज इक्वल्स टू -4, फॉर r इज इक्वल्स टू -4, r इज इक्वल्स टू 4 के लिए तो हमने G1, G2 और G3 की क्या वैल्यूज होगी वो तो हमने निकाल ली। अब r इज इक्वल्स टू -4 के लिए हम देखेंगे तो सेम लॉजिक, जैसे G1 इज इक्वल्स टू हमें पता है क्या होना चाहिए AR, और AR का ही मतलब क्या होता है 1, A का मतलब कितना है, A की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाय R, अभी हमने R की वैल्यू कितनी ली है -4, सो 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। सो देयरफॉर G1 इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा यहाँ पे -4 मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा -4 मिलेगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखो G2 का मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, अभी हमने जस्ट देखा था कि G2 का मतलब कितना होगा AR², और इसके बराबर में देखिए A का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय R² मतलब -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 16, 1 इंटू 16 कितना हो जाएगा 16। तो आपको यहाँ पे G2 की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी बेटा 16 मिल जाएगी, ठीक है। G2 की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी 16। वैसे आप यहाँ पे देखो अगर आप G3 निकाले तो G3 इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे नोट किया था G3 मतलब क्या है AR³ है ना। G3 का ही मतलब क्या है AR³। तो अगेन A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, A कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय R³, R की वैल्यू कितनी है -4 कितना होना चाहिए -4 का क्यूब, तो -4 का क्यूब आपको कितना मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 का क्यूब कितना हो जाएगा -64, 1 इंटू -64 कितना हो जाएगा -64, दैट इज G3 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी -64 मिलेगी। क्लियर है, G3 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है -64 मिल रही है। और G1, G2, G3 की वैल्यूज -4, 16 एंड -64 1 एंड 256 के बीच में रखने के बाद ये भी सीक्वेंस आपको कैसा मिलेगा जीपी में ही मिलेगा, जिसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना होना चाहिए -4 होना चाहिए। मतलब आप 1 एंड 256 के बीच में एक तो 4, 16 या फिर 64 रख सकते हो, या फिर आप क्या रख सकते हो -4, 16 एंड -64 उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेशियो जो है वो निगेटिव हो सकता है, जी बिल्कुल निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेशियो निगेटिव भी हो सकता है, लिखिएगा इसे।